नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ स्वागत करता हूं। तो अब हम कलाम का माइनर टेस्ट 4 देख रहे थे और आज अपनी 5वीं क्लास है। क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कोई बालक या तो निष्पादन मानक से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज्यादा अचानक नीचे चला जाता है, तो इस प्रकार के बालक के लिए एक विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो वह बालक कौन सा है? क्या वो मंदबुद्धि बालक है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर रहेगा तो मंदबुद्धि तो नहीं है। प्रतिभाशाली बालक है? बिल्कुल नहीं। कई बार नीचे भी जा रहा है उसका विचलन। ठीक है। बाल अपराधी है तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या है? विशिष्ट बालक है। कौन सा बालक है? विशिष्ट बालक है। तो उसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो मंदबुद्धि बालक, एक तो ध्यान रखना कि आपकी जो साइकोलॉजी होता है उसमें नेगेटिव जो वाक्य या नेगेटिव शब्द होते हैं उनका यूज होता जरूर है लेकिन कम होता है। ठीक है। तो वो क्या हो गए? विशिष्ट बालक। ठीक है। साइकोलॉजी में आप अगर कोई बच्चा कमजोर है उसके लिए मंदबुद्धि बालक की जगह विशिष्ट बालक कह सकते हो। विशिष्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा करे, वही विशिष्ट वो है कि मान लो औसत से कम करे, वो भी विशिष्ट है एक प्रकार से। मतलब वो औसत से कम चल रहा है तो वो विशिष्ट है, औसत से ऊपर चल रहा है तो भी वो एक विशिष्ट बालक होता है। तो विशिष्ट बालक का मतलब ये नहीं है कि वो प्रतिभाशाली है, बहुत अच्छा कर रहा है, नहीं। अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो भी विशिष्ट है, और औसत से कम कर रहा है तो भी विशिष्ट ही माना जाता है। ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों के कुसमायोजन के क्या कारण हो सकते हैं। मान लो कि एक बालक आपकी क्लास में प्रतिभाशाली है, उसके कुसमायोजन के क्या कारण हो सकते हैं? विद्यालय में समृद्ध शैक्षिक कार्यक्रम का अभाव। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन आगे वाले देखते हैं। फिर अनुचित आदत एवं अरुचि का निर्माण होना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है कक्षा की गतिविधियों के चुनौतीपूर्ण न होने पर वह निरस्ता का अनुभव करता है। तो तीनों ही सही लग रहे हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, विद्यालय का समृद्ध शैक्षिक कार्यक्रम का अभाव। अगर विद्यालय में समृद्ध शैक्षिक कार्यक्रम नहीं है तो एक प्रतिभाशाली बालक वो आपको समायोजित हो सकता है। मतलब उसके लेवल का अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो वो कुसमायोजित हो सकता है। अनुचित आदत और अरुचि का निर्माण। कई बार प्रतिभाशाली बालक को हम कहते हैं ना, संगत का असर। किसी थोड़ा कमजोर बच्चा है, उसकी संगत में आ जाता है तो वो खुद अनुचित आदतें या अरुचि का निर्माण हो जाता है, तो भी वो कुसमायोजित हो सकता है। फिर कक्षा की गतिविधियों के चुनौतीपूर्ण न होने पर वह निरस्ता का अनुभव करता है। ये लाइन कैसे हुई कि मान लो कि आपके क्लास में 3 बालक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक प्रतिभाशाली बालक है, एक एवरेज है, एक मंद कम मतलब कमजोर टाइप से है। आप मान लो कि एक 10वीं क्लास की क्लास है और आप एक क्वेश्चन करवा रहे हो कि गोले का आयतन वगैरह बताओ, तो इसके लिए वो सही है, लेकिन इनको आपका क्या हुआ, इनको आ नहीं रहा, तो आप क्या कर रहे हो? फिर इनको जोड़ना सिखा रहे हो कि जोड़ते कैसे हैं, बट्टा वाली संख्या को काटते कैसे हैं। तो वो ये चीजें इनको प्रतिभाशाली वाले को पहले से आ रही है, तो वो निरस्ता का अनुभव करता है अगर हम उसके लेवल से कम की चीजें पढ़ाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। मतलब ये क्वेश्चन प्रतिभाशाली बालक से संबंधित है, तो इजी क्वेश्चन है, इनमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है। ठीक है। जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति विस्तृत है वह है। जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति विस्तृत है वह है। तो क्या है वह? आशा से कम सफलता पाने वाला? बिल्कुल नहीं। प्रतिभाशाली बालक? बिल्कुल हो सकता है, आगे देखते हैं। समस्यात्मक बालक? बिल्कुल नहीं। पिछड़ा बालक? बिल्कुल नहीं। देखो, इसमें कई जो प्रश्न पूछता है, इससे ये मत बोल देना कि समस्यात्मक बालक है। कक्षा में कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो ये मत बोल देना कि वो समस्यात्मक बालक है, उसको समस्या आ रही है इसलिए पूछ रहा है। नहीं, वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा, उसको जानने की इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है। तो ये कई बार समस्यात्मक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता बार बार, तो आप क्या करोगे? समस्यात्मक भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको समस्या आ रही होगी। नहीं, वो प्रतिभाशाली बालक है इसलिए बार बार प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखना, मैंने ऊपर ही बताया था कि साइकोलॉजी में नेगेटिव जो पॉइंट होते हैं ना, उनकी जगह बहुत कम होती है, इसलिए समस्यात्मक बालक नहीं मानकर इसको क्या माना जाना चाहिए? प्रतिभाशाली बालक। ठीक है। अगला क्वेश्चन। आज के टॉपिक इजी है। हम अगले टेस्ट आएंगे उनमें अपने अर्थव्यवस्था वगैरह भी आएगी। तो आप जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सामान्य शिक्षा की या जो आने वाली संस्कृत शिक्षा की,
सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक किसको महत्व देना चाहिए? ठीक है, कोई अगर बालक प्रतिभाशाली है तो इसका जो है निर्धारण कैसे करेंगे? सबसे पहले शिक्षक के निर्णय को तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षक का निर्णय देखो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। कई स्टूडेंट मान लो कि ऐसे एक प्रिय स्टूडेंट होते हैं शिक्षक के, उनको वो उनका लेवल के बिना ही उनको थोड़ा ऊपर ही समझते हैं, तो प्रिय स्टूडेंट के कारण शिक्षक के जो है नेतृत्व जो निर्णय उसमें आपको जो है अंतर देखने को मिल सकता है। तो शिक्षक के निर्णय को कोई भी स्थान नहीं देना। फिर अभिभावक के मत, तो इसको भी कोई स्थान नहीं देना। अभिभावक तो अपने बच्चे को जो है श्रेष्ठ ही मानेंगे, तो इसको भी जो है मत को जो है प्रतिभाशाली बालक की पहचान के लिए जगह नहीं देनी। फिर है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को, तो ये सही हो सकता है, लेकिन अगला देखते हैं कि समुदाय के सामूहिक विचार को, तो ये भी वही बात होगी ऊपर वाली कि समुदाय के विचार अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो कमजोर है या प्रतिभाशाली है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उनके परिणाम को ही मानकर अपन क्या करें? प्रतिभाशाली बालक की पहचान करें। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, सामने आपको पता है हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में लिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं और जो अपराध कर लेते हैं उनको बाल अपराधी कहते हैं। तो बाल अपराध का कारण नहीं है पूछा है। वंशानुक्रम संबंधी कारण हो सकता है। ठीक है, वंशानुक्रम जो संबंधी कारण है वो क्या मतलब बाल अपराध का कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वंश के अनुसार अपराधी बन सकते हैं। माता पिता में अनबन, तो ये भी हो सकता है। मान लो कि किसी के घर में माता पिता में अनबन चल रही है तो उसका पिता बाल अपराध की तरफ जा सकता है, क्योंकि घर की स्थिति में वो यही है चीजें देखता है। फिर परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, इस लाइन को एक बार अलग रखें। फिर धार्मिक एवं यौन शिक्षा का अभाव, तो बिल्कुल हो सकता है। आजकल पता ही आपको बाल अपराध में धार्मिक वगैरह प्रवृत्तियां बहुत चल रही है, तो ये हो सकता जो है ये भी हो सकता है बाल अपराध के कारण। लेकिन नहीं पूछा है तो तीसरा नहीं हो सकता। अगर आपके परिवार के सदस्य आपके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तो आप क्या बाल अपराधी बनने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने फिर बताया था कि इसमें नेगेटिव चीजों की जगह नहीं होती है। पॉजिटिव है तो उत्तर है, तो यहाँ पॉजिटिव यही है, बाकी 3 ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है, तो इसका उत्तर क्या कर लिया गया? तीसरा मान लिया गया। अगला क्वेश्चन, आज वैसे एक्सप्लेनेशन वाला कुछ नहीं है इसमें, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक नहीं है? नहीं पूछा है। पर्यावरणीय कारक जो प्रकृति से जुड़ा हो। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। सबसे पहले माता पिता द्वारा तिरस्कार, ये आपका जो है पर्यावरणीय कारक है या नहीं? बताओ, पूछा क्या? निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक है? प्रकृति और जो आसपास का वातावरण है उससे संबंधित होती है। पर्यावरणीय कारक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्रकृति से। वातावरण का मतलब है आपके आसपास रहने वाले लोग। ठीक है, आपकी जो स्थिति क्या है वो सारा। वातावरण में अलग चीज आती है, ध्यान रखना। वातावरण में जो है वो चीजें जो है मतलब आती है जो आपके आसपास घटित हो रही है। जैसे माता पिता जो है आपका एक प्रकार से वातावरण में ही आते हैं, तो उनका तिरस्कार पर्यावरणीय कारक है, बिल्कुल। आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल, ये भी एक वातावरण का मतलब सिर्फ प्रकृति से ना जोड़े आप। वातावरण मतलब अपने आसपास का रहन सहन, आपके आसपास के वह लोग जिनका आप पर इफेक्ट पड़ता है, आपके आसपास की वह चीजें जो आपको प्रभावित करती है, वो सारा वातावरण है। तो आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है तो वातावरण है। माता पिता द्वारा तिरस्कार भी पर्यावरणीय मतलब वातावरणीय कारक है। फिर अत्यधिक कठोर अनुशासन, यह भी आपका पर्यावरणीय ही है। वातावरण पर्यावरण से क्या मतलब है? वातावरण पर्यावरण से क्या मतलब है कि मतलब वह चीज, आसपास की वह चीज जो आपको प्रभावित करे, आसपास की चीजें जो क्या करें? प्रभावित करें आपको किसी ना किसी प्रकार से, तो वो क्या हो जाते हैं? वातावरणीय कारक। शारीरिक दोष एवं विभिन्नताएं, ये वातावरणीय कारक नहीं है, ये शारीरिक कारक है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारक का मतलब है जो प्रकृति या वातावरण जो आपके आसपास है, आपको जो प्रभावित करे, चाहे माता पिता हो, घर हो, आर्थिक स्थिति हो। ठीक है, जो चीजें आपको बाहरी रूप से जो है क्या करें, जो है आप पर इफेक्ट डाले, वही वातावरण है। ध्यान रखना, वातावरण से मतलब यहाँ पर जो साइंस वाली टर्म है वो नहीं है। यहाँ पर वातावरण का मतलब है आपके आसपास की चीजें, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की स्थिति जो आपको प्रभावित करे। तो ऊपर वाले तीनों के तीनों पर्यावरणीय कारक है। शारीरिक दोष और विभिन्नताएं पर्यावरणीय नहीं है, ये आपकी शारीरिक कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 87,
निम्नलिखित में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है पूछा है। सबसे पहले पुनर्वास विधि हो सकता है, देखते हैं। देखो मैंने अभी बताया था नेगेटिव पॉजिटिव सेंस से उतराता है। उचित शिक्षा पॉजिटिव सेंस दे रही है, क्या दे रही है? पॉजिटिव सेंस। अभिभावकों का स्नेह क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस। उपरोक्त में से कोई नहीं तो है नहीं। पुनर्वास विधि, पुनर्वास विधि देखो बाल अपराधियों का उपचार कर रहे हैं तो उपचार करने के लिए उचित शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल। अभिभावकों का स्नेह रखना चाहिए, बिल्कुल। मतलब अभिभावकों को बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। पुनर्वास विधि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पुनर्वास विधि है वो किसी भी प्रकार से जो है मतलब आपके बाल अपराध को जो है उपचार में या रोकने में सहायक नहीं है। और नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। जो बालक स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो तो वह है। यहां पर देखो क्वेश्चन ही नेगेटिव सेंस में पूछा तो उत्तर भी नेगेटिव सेंस में ही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह जो बालक स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु के स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। मतलब कोई 6ठी क्लास का बालक 4ठी क्लास 5वीं क्लास के भी कार्य करने में असमर्थ है तो वो बालक क्या कहलाएगा? तो वह बालक आपका क्या कहलाएगा? मानसिक रूप से क्या कहलाएगा? मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक कहलाएगा। देखो वैसे जो ये क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पिछड़ा बालक भी कहला सकता है, विशिष्ट पिछड़ा भी कहला सकता है, लेकिन मानसिक रूप से मंद भी कहला सकता है। लेकिन आपको जो है मानसिक रूप से मंद बालक जो है इसको करना है, क्योंकि ये जो है इतना जो पिछड़ा बालक होता है वो एक ज्यादा नेगेटिव सेंस देता है, ना कि मानसिक रूप से मंद बालक। अगला क्वेश्चन, क्योंकि पिछड़ा बालक जो है अलग चीज हो गई और मानसिक रूप से मंद क्या हो गया? अलग हो गया। क्वेश्चन है समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी स्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण देखो, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है। तो निम्न में से किस सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? मान लो कि एक विद्यार्थी ने गलती कर दी स्कूल में, वो चाहता है कि मैं सर के सामने जाकर जो है गलती एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन उसे डर भी लगता है कि सर मारेंगे या दंड देंगे अपने को। तो कौन सी स्थिति जो है इसमें आ रही है? तो देखो ये देखो सबसे पहले पद्धति में होता है कि दो पॉजिटिव सेंस, एक तरफ दो पॉजिटिव सेंस होना एक साथ। जैसे आपकी रीट में भी नौकरी लग गई और सेकंड ग्रेड में भी नौकरी लग गई। ठीक है, एक बात बता रहा हूं, रीट में भी नौकरी लग गई, सेकंड ग्रेड में भी नौकरी लग गई। रीट में आपको जो है होम जिला मिला है, मतलब गृह जिला मिला है, होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, और सेकंड ग्रेड में आपको दूर मिला है। तब आपके मन में ये होगा कि रीट ज्वाइन करूं या सेकंड ग्रेड ज्वाइन करूं। मतलब दोनों पॉजिटिव है लेकिन ज्वाइन कौन सी करूं? तो दो पॉजिटिव चीजों में कंफ्यूजन हो तो उसको कहते हैं पद्धति। लेकिन यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि गलती स्वीकार करना तो पॉजिटिव है, लेकिन जो है आपका जो है मतलब दंड देना जो है वो नेगेटिव है। दो पॉजिटिव कब होगी? कि रीट में गृह जिला मिल गया और सेकंड ग्रेड में दूर मिला है, दोनों में सिलेक्शन है, कौन सी जो है ज्वाइन करूं? तो वो जो है सेम पॉजिटिव में विरोधाभास होता है, तो उसको कहते हैं पद्धति। फिर होता है वर्जन दो नेगेटिव चीजों में होता है। किसमें? दो नेगेटिव चीजों में। जैसे कहते हैं ना, पीछे कुआं आगे खाई, मतलब खाई में गिरूं या कुएं में गिरूं, वो टाइप का होता है। आगे कुआं पीछे खाई वाला जो बात है वो यहाँ पर सिद्ध होता है। तो ये जो है दो नेगेटिव वाले। पद्धति वर्जन कौन सा विरोधाभास होता है? जैसे ऊपर वाला है, एक चीज पॉजिटिव है, ठीक है, एक चीज तो पॉजिटिव है और दूसरी क्या है? एक नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में से एक हो सकती है, तो उसको कहते हैं पद्धति वर्जन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है कि गलती स्वीकार करता है, एक नेगेटिव है उसको क्या मार पड़ सकती है या दंड मिल सकता है। तो क्या हो गया? ये पद्धति वर्जन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति को बचपन में कुत्ता काट लेता है, कालांतर में उसके मन में कुत्ते के प्रति डर बैठ जाता है, किंतु उसे ये याद नहीं रहता कि इस डर का जन्म कहाँ हुआ। ये दृष्टांत समायोजन की किस युक्ति को दर्शाता है? तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई मान लो कि आपके साथ कोई घटना हुई है, ठीक है, और उसके बाद में आपको याद नहीं है कि वो घटना कब हुई थी, मतलब आपके दिमाग से वो निकल जाती है, आपके अवचेतन मन में चली जाती है, तो उस घटना को हमेशा दमन कहते हैं। मतलब उस बात का दमन हो गया आपके माइंड में कहीं ना कहीं,
ठीक है। व्यक्ति को बचपन में कुत्ता काटता है लेकिन उसको कालांतर में कुत्तों के प्रति डर बैठ जाता है, सही है। लेकिन किंतु उसे ये याद नहीं है कि डर का जन्म कहाँ हुआ, मतलब उसको याद नहीं है कि कब उसको मतलब अचानक ऐसे धीरे धीरे डर बन गया। तो ये चीज दमन कहलाती है, क्योंकि वो चीजें आपके अवचेतन मन में चली गई। तो दमन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रक्षेपण क्या होता है? दूसरों पर गलतियों को मतलब थोप देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 91 जो है आज जो अगले 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के हैं कि हरि वन वृक्षारोपण अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? नाम क्या है? हरि वन वृक्षारोपण। नाम क्या है? हरि वन वृक्षारोपण। अब जैसे ये आएगा तो आपके मन में हो सकता है जल संसाधन मंत्रालय चला जाए या सार्वजनिक निर्माण विभाग भी जा सकता है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो आपका है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इंपोर्टेंट है, वन रोपण से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन नाम ध्यान रखना, हरि वन वृक्षारोपण अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। कौन सा? हरि वन वृक्षारोपण। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है आपके उसमें। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि असंगत युग्म की पहचान करना है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार JECC सीतापुरा में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नोट कर लो आप, क्योंकि करंट की क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा जो है कहां पर क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद है वेड इंडिया एक्सपो। वेड इंडिया एक्सपो जो है एल्बर्ट हॉल में नहीं हुआ था, ये रामगढ़ पैलेस में हुआ था। कहां पर हुआ था? रामगढ़ पैलेस में। कहां पर हुआ था? रामगढ़ पैलेस जयपुर में। तो ये गलत हो गया, तो अपने को असंगत बताना था, तो दूसरा हो गया। बाकी राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो है आपका जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जवाहर कला केंद्र जयपुर में। मिरेकल ऑन व्हीकल कार्यक्रम, मिरेकल ऑन व्हीकल क्या है? समरस ऑडिटोरियम कोटा में हुआ था। तो ये सारे सही है, दूसरा गलत था क्योंकि अल्बर्ट हॉल में ना होकर ये रामगढ़ पैलेस में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा जो है, इस पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप कितना सही कर रहे हो, ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके समझ में आए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान में ये योजना राजस्थान गिनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन के तहत संचालित की जा रही है, तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, यहां से कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं वो ध्यान रखना कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान किसके द्वारा? राजस्थान गिनिंग एवं रिवाइल्डिंग मिशन के तहत जो है संचालित की जा रही है, बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 70,000 हेक्टेयर का जो है क्षेत्र पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। देखो दोनों सही है, तो आपको जो है ये चीज याद होनी चाहिए कि 2024-25 में इस योजना के तहत कौन सी योजना? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने, ये ध्यान रखना। फिर ये योजना राजस्थान गिनिंग एवं रिवाइल्डिंग जो मिशन है उसके तहत संचालित की जा रही है, तो दोनों इसमें सही हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जाएगा? राजस्थान में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन आपके सिर्फ संस्कृत डिपार्टमेंट में काम आएंगे क्योंकि वो करंट के क्वेश्चन नहीं है। तो राजस्थान में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसके द्वारा किया जा रहा है, NCRB द्वारा किया जा रहा है। तो इनको डायरेक्ट याद रखना है आपको, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है। फिर हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ऊपर वाला तो भले ही इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु एक कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, ODK ऐप। कौन सा ऐप? ODK ऐप। तो ये आपको ध्यान रखना है, ODK ऐप। ठीक है, मौसमी बीमारियों के लिए ODK ऐप जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। फिर प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहां स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा पाली। कौन सी है? दूसरी। और पहली कहां पर है? तो पहली का नाम ध्यान रखना, झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़। ये चीज आपको याद होनी चाहिए।
तो दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट पाली में और पहली झालावाड़ में स्थापित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2024-25 हेतु गठित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एसटी बोर्ड। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2024-25 हेतु गठित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना फूल सिंह मीणा को, एसटी से याद रख लेना मीणा और फूल सिंह मीणा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, कांस फिल्म फेस्टिवल, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है करंट में। तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाली लोक कलाकार सेन्नू सपेरा। अब एक तो ये नाम रखना ध्यान, सेन्नू सपेरा। कई बार जो है जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वैसा ही आए, या आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजस्थान की जो कालबेलिया नृत्य से संबंधित गायिका है जिन्होंने जो है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना सेन्नू सपेरा। ना उल्टा याद रखना इस क्वेश्चन को, सेन्नू सपेरा कांस फिल्म फेस्टिवल 77वें में भाग लेने वाली और यह कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। सपेरा नाम से पता चल रहा है कौन से नृत्य से? कालबेलिया नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 99, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जो जोधपुर में है द्वारा प्रदान किए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के तहत दिया जाने वाला पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान वर्ष 2024 में, ये क्वेश्चन भी आता है कोमल कोठारी सम्मान वाला कि पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया? करता कौन है? ये मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट। कौन सा पुरस्कार है? पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान। किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आपके ओम थानवी को। किसको? ओम थानवी को। और ओम थानवी को क्या प्रदान किया गया है? पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। कोलकाता में आयोजन नेशनल बीएसएफ ओपन कराटा चैंपियनशिप 2024 में 10-11 वर्ष की आयु में वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? राजस्थान में आयोजित नेशनल बीएसएफ ओपन कराटा चैंपियनशिप 2024 में 10-11 वर्ष आयु वर्ग के में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका नाम है जूही प्रजापति। तो ये आपका माइनर टेस्ट 4 पूरा हुआ। लास्ट के ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन। अब हम जो है माइनर टेस्ट 5 शुरू करेंगे। उसके लिए आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो और रीट पात्रता के बारे में भी जल्द ही जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आप सेकंड ग्रेड को ही टारगेट बना के चलें। धन्यवाद।